हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइज हिमाचल। तो आज का लेक्चर जो हमारा रहने वाला है इंडियन पॉलिटी पे रहने वाला है। इंडियन पॉलिटी के भी मैं 5 वीडियोस बना चुका हूँ, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स चल रहा था इस समय। तो वो हम जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वो डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी 5 लेक्चर बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे ईजिली देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं ये कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं वो देख लेते हैं। तो ये आर्टिकल में आता है 29 में, और एक आर्टिकल है इसका 30 आर्टिकल। ठीक है, तो 2 आर्टिकल हैं इसके, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ जो जो हमने पढ़ चुके हैं इस समय। सबसे पहले हमने पढ़ा आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ा। और दूसरा हमने कवर किया 19 से लेके 22 तक, जो कि था हमारा राइट टू फ्रीडम का। और उसके बाद हमने जो तीसरा है वो हमने 23 और 24 आर्टिकल जो थे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के वो पढ़े थे। और उसके बाद हमने 25 से लेके 28 तक जो था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमने कवर किया था। तो आज हमारा जो है ये 29 और 30 आर्टिकल रहने वाला है। इसके बाद मैं 31 और 32 आर्टिकल भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये था जो ओवरऑल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 29 क्या बोलता है? ये बोलता है कि नो सिटीजन इज़ डिनाइड टू गेट एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि कोई भी जो सिटीज़न है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, यानी कि मना नहीं कर सकते कोई भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नो सिटीजन इज़ डिनाइड to get admission in any institution, any educational institution। ठीक है, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन में जो है सिटीज़न को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल बोलता है 29। और ये आर्टिकल 29 और 30 जो आर्टिकल हैं ये बेसिकली फोकस करते हैं माइनॉरिटीज़ पे, माइनॉरिटीज़। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं ये 2 बेसिस पे डिवाइड की गई हैं। एक तो रिलीजियस बेसिस पे और दूसरा है लैंग्विस्टिक। ठीक है, भाषा के आधार पर और रिलीजन के आधार पर, 2 आधार पर ये जो है माइनॉरिटीज़ डिसाइड की गई हैं। और एक और बात है कि माइनॉरिटी जैसा शब्द जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। ये डिसाइड कौन करता है कि कौन माइनॉरिटी है? तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ठीक है गाइस, तो ये आप याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट। तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है माइनॉरिटीज़ के बारे में। तो आर्टिकल 29 क्या बोलता है? नो सिटीजन इज़ डिनाइड टू गेट एडमिशन इन, यानी कि कोई भी सिटीज़न जो है उसे हम डिनाई नहीं कर सकते किसी भी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, चलिए ये 29 आर्टिकल था। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 30 क्या बोलता है। तो आर्टिकल नंबर जो 30 है वो क्या बोलता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यानी कि जो माइनॉरिटीज़ जो रहती हैं वो जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो तो वो एस्टैब्लिश कर सकती हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं कोई भी पूरी कंट्री में। ठीक है, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? माइनॉरिटीज़ की बात की जा रही है। तो माइनॉरिटीज़ जो हैं कोई भी अपना इंस्टीट्यूशन बना सकती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पूरी कंट्री में। ओके, तो ये सिर्फ जो आर्टिकल 30 जहाँ पे मिनॉरिटीज़ के बारे में बात करता है। और ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि माइनॉरिटी नाम का कोई शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कौन डिसाइड करता है? इसे पार्लियामेंट डिसाइड करता है। तो माइनॉरिटीज़ कैन एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन एनी इन कंट्री। अब तो ये था आर्टिकल 30। अब आई होप आपको समझ आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 31। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 31 जो था ना, तो वो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता था। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपको मालूम होगा कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था।
तो ये कब हुआ था, ये 1978 में हुआ था, जिसमें जो है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल से बाहर निकाल दिया गया था। तो फंडामेंटल राइट से 44th, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे कि ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से निकाला गया है। तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1978 में जो हुआ था, उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से बाहर निकाल कर कहाँ रखा गया, तो ये 300A में। जहाँ पे भी आपको ए दिखाई देगा उसका मतलब होता है कि अमेंडमेंट के थ्रू ये आर्टिकल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है, ठीक है। तो 300A जो नंबर का आर्टिकल है उसमें इसे डाला गया है। अब ये पूछा भी ये भी जाता है कि ये फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, तो ये ऐसे करके ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अब ये जो है ये लीगल राइट है दोस्तों। तो राइट टू प्रॉपर्टी इस समय फंडामेंटल राइट से निकाल कर इसे लीगल राइट जो है बना दिया गया है। तो ये है आर्टिकल नंबर 31। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं जो कि है हमारा आर्टिकल नंबर 32, जो कि दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे, क्योंकि इसे हार्ट एंड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए किसने बोला था। तो ये बोला था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। तो B.R. अम्बेडकर जो थे, इन्होंने आर्टिकल 32 को क्या बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे बोला जाता है, तो आर्टिकल 32। तो यहाँ पे ये बात आती है कि क्यों इसे ऐसे बोला जाता है और इसकी खासियत क्या है। तो ये जो है दोस्तों, ये अमेंडमेंट के थ्रू भी इसे अमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। अमेंडमेंट इसकी पॉसिबल नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट्स का आपका हनन किया जा रहा है कहीं पे भी, तो ये जो आर्टिकल है ये आपकी सहायता करेगा, इसलिए इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, और बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे ही बोला गया है, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट किसे बोला जाता है, तो प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को गाइस, ठीक है। अब बात की ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों बोला जाता है, और इसको कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। किसको बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को ही बोला जाता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। अब क्यों बोला जाता है ये क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे फंडामेंटल राइट का यहाँ पे हनन किया जा रहा है अगर, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है। रिट्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे 32 आर्टिकल आपकी सहायता करता है गाइस। तो कहीं पे यहाँ पे 32 आर्टिकल में 4 प्रोविज़न दिए गए हैं, वो देख लेते हैं क्या है। पहला तो ये है कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आप जो हैं सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है। तो दूसरी बात प्रोविज़न में दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर रहती है इशू करने में रिट्स इन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का अगर आपको हनन किया जा रहा है तो उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर दी जाती है रिट इशू करने के लिए, ठीक है। तो रिट इशू कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। हालांकि हाई कोर्ट भी करता है, पर इन फंडामेंटल के जो है कंसर्न में ओनली सुप्रीम कोर्ट जो है इसको पावर दी गई है फंडामेंटल के लिए रिट जारी करने के लिए, ठीक है। थर्ड प्रोविज़न क्या बोलता है, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू रिट्स, ओके। तो किसके पास पावर होती है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इसके अलावा भी किसी और कोर्ट को भी पावर दे सकता है कि वो रिट जारी कर सके। तो हालांकि अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही रिट जो है जारी की जा सकती हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है ओनली फंडामेंटल राइट के लिए रिट जारी करता है। तो ये बाउंड है कि इसे जब भी सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो इसे एक्शन लेना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के तहत जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जो है जारी करती हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वो हम देख लेते हैं कौन सा रीजंस हैं। तो आर्टिकल जो है 32, जैसे कि मैंने बोला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो इसके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है। और आर्टिकल जो है, आर्टिकल हमारा 226
226 आर्टिकल जो है इसके द्वारा जो है हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और 26 आर्टिकल के तहत जो है हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं सस्पेंड किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते। तो जी हाँ, सस्पेंड किए जा सकते हैं ओनली एक रीज़न पे, जब नेशनल इमरजेंसी होती है। तो नेशनल इमरजेंसी के वक्त जो है प्रेसिडेंट के पास पावर है दोस्तों कि वो जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को कैंसिल कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है उस समय। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे 2 आर्टिकल हैं जो हैं जिसको हटाया नहीं जा सकता, इवन इन द सेंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी वो 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिसे हटाए नहीं जा सकते। तो वो आर्टिकल हैं आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। जो मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोल रहा हूँ वो आप नोट कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आर्टिकल 20 और 21 जो है सस्पेंड नहीं किए जाते जब भी नेशनल इमरजेंसी होती है। तो ये 2 ऐसे आर्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि रिट जो है हमने कौन से देश से लिए हैं। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग हमने देशों से जो है लिए हैं प्रोविजंस। ऐसा नहीं है कि हमने सारा कॉपी किया है, हमने अपने हिसाब से जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देख पढ़ के कि जो अपने सहूलियत के लिए जो अच्छा है वो हमने चुना है उनमें से प्रोविजंस। तो वो हम देखते हैं यहाँ पे रिट जो है कहाँ से लिए हैं। तो दोस्तों रिट जो है हमने ब्रिटिश से लिए हैं, ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट से हमने रिट लिए हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात आती है पावर्स किसके पास ज़्यादा हैं रिट जारी करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 2 तरीके की बात है। पहली तो ये कि पावर जो है हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट की पावर लिमिटेड है रिट जारी करने के लिए। कैसे? सुप्रीम कोर्ट पावर इज़ लिमिटेड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पावर लिमिटेड है। कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट जारी कर सकता है, बल्कि हाई कोर्ट जो रहता है वो अदर जो रहते हैं उसके लिए भी जो है रिट जारी कर सकता है। तो इसके पास ये पावर है। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है टेरिटोरियल पावर की, यानी कि पूरी इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें जो है सबसे ज़्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट की रहती है गाइस। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसका एरिया वाइज जो है पावर ज़्यादा है, ये कहीं पे भी इंडिया के पार्ट में जो है रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो टेरिटोरियल पावर इसकी ज़्यादा होती है। और ये जो थे इम्पोर्टेंट जो आज मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैं सोचता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी मेरी वीडियोस आती रहेंगी। कल मैं एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।